हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग यूपी टेट 2026 के अंतर्गत सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अपनी क्लास को। आज हमारा जो है तीसरी क्लास है सीडीपी की। अब तक जिन्होंने पिछली क्लासेस हमारी नहीं देखी वो देख सकते हैं और यहाँ से आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है तो किसके द्वारा अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है? स्वाभाविक और कृत्रिम होता है। ऑप्शन बी है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात व अर्जित। ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। यानी कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किस तरह होता है? तो यह जन्मजात और अर्जित होता है। ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। देखिए, आपने नाम सुना होगा मैस्लो का, अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने अभिप्रेरकों को जन्मजात अभिप्रेरक कहा, यानी कि क्या कहा है, नेट मोटिव कहा हुआ है। ठीक है, और इन्होंने दो प्रकार के अभिप्रेरक बताए, एक अर्जित होते हैं और एक जन्मजात होते हैं। अर्जित और जन्मजात, यानी कि प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरक की बात किसने किया है? तो अब्राहम मैस्लो ने किया हुआ है, याद रखिएगा। इन्होंने बताया था कि जैसे भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम, ये सब क्या है? जन्मजात होते हैं। लेकिन रुचि, प्रतिष्ठा, सामाजिकता, ये सब हम क्या करते हैं? योग्यता, पद, ये सब हम अर्जित करते हैं, हासिल करते हैं अपनी योग्यता के आधार पर। ऑप्शन टू है, क्वेश्चन 2 है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या फिर उपरोक्त सभी। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण कैसा हो सकता है? यह सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य सभी हो सकता है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? किसके द्वारा? तो अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की व्याख्या कौन करता है? तो मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। देखिए यह प्रश्न जो है सुपर टेट में भी आया हुआ है। तो कौन करता है अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की व्याख्या? गेस्टाल्टवाद करता है। ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, और देखिए इनसाइट, इसको अंतर्दृष्टि को हम क्या कहते हैं? इनसाइट थियरी कहते हैं। और इसके प्रवर्तक कौन है इनसाइट थियरी के? कोहलर। कौन है? कोहलर। बहुत बार पूछा गया, इनसाइट थियरी किसने दिया हुआ है? कोहलर ने दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया हुआ है? देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। विलियम जेम्स है, थिकनर हैं, एबिंगहॉस है या बॉर्टलेट है। तो किसने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया हुआ है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, एबिंगहॉस हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारा है, सीखने के नियम दिए हैं। किसने दिए हैं सीखने के नियम? तो देखिए पावलव, स्किनर, ये स्किनर है। ठीक है, पावलव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो सीखने के नियम किसने दिए हुए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हुए हैं। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया हुआ है। देखिए इन्होंने सीखने के मुख्य रूप से सीखने के 3 नियम बताए हैं। कितने? 3। और ये तीनों नियम बार बार आपसे पूछे जाते हैं। सीखने के 3 नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने। कौन कौन से? तो तत्परता का नियम, तत्परता का नियम दिया हुआ है। दूसरा है प्रभाव का नियम। दूसरा क्या है? प्रभाव का नियम। और तीसरा क्या है? अभ्यास का नियम। अभ्यास यानी कि व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए, प्रभाव उस पर क्या पड़ रहा है, और अभ्यास के द्वारा आप चीज़ों को सीख सकते हैं। ऐसा किसने कहा हुआ है? थॉर्नडाइक महोदय ने कहा हुआ है। छठा प्रश्न है, सीखना है तो सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। तो देखिए सीखना क्या है? लर्निंग क्या है? तो व्यवहार में परिवर्तन सीखने से होता है, अनुभव अभ्यास का परिणाम भी मिलता है, और व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, यानी कि फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है और ग्रोथ होता है उसको क्या कहते हैं? आपसे यही प्रश्न पूछा गया है। तो क्या कहते हैं? इसे तत्परता कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, गतिशीलता या फिर आनुवांशिकता कहते हैं। तो देखिए शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, अभिवृद्धि कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत दिया हुआ। देखिए ये सारे जो जिन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं इन सबको मैं अलग से क्लासेस करवा के एक एक जगह जितनी परिभाषाओं की क्लास हुई सब एक एक जगह क्लास में एक एक क्लास में अलग से लाते जाऊँगी ताकि आप लोगों को रिविज़न करने में आसानी हो। अब जैसे देख लेते हैं कि फ्रायड ने क्या दिया है? फ्रायड ने क्या दिया है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया हुआ है।
पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नाम चॉम्स्की ने क्या दिया है, भाषा दिया हुआ है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, और कोहरबर्ग ने क्या दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। सब एक जगह मैं आपको बहुत ही जल्दी क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। 8वां प्रश्न है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है, देखिए कथन आ गया। अब पूछा है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में क्या है, मानसिक क्रिया है, ऐसा किसने कहा है, तो डीवी, गिलफोर्ड, क्रूज या फिर रॉस। तो किसने कहा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। रॉस महोदय ने कहा हुआ है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया। आप याद रख सकते हैं इसको कीवर्ड के रूप में कि चिंतन को मानसिक क्रिया किसने माना है, तो रॉस ने माना हुआ है। 9वां प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे देखिए होते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, सारे बच्चे एक जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान कहता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हमारा है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, यानी कि बाल मनोविज्ञान का जो है केंद्र बिंदु क्या है। अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्या होगा, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होगा, बालक होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। 11वां प्रश्न है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। स्मृति मतलब क्या है, मेमोरी। तो गुड मेमोरी की विशेषताएं क्या हैं, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, देखिए अच्छी स्मृति का सबसे अच्छी विशेषता क्या है, शीघ्र पुनर्स्मरण, यानी कि आप कुछ भी रिकॉल कर सकें, तुरंत रिकॉल कर लें, पहचान लें, आइडेंटिफिकेशन कर लें, और अच्छी धारणा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है ये सभी। ठीक है, 12वां प्रश्न है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो देखते हैं, क्रोध या भय, स्नेह प्रेम या उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ ऑप्शन सी राइट आंसर है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल इसका सही मतलब है। देखते हैं अब 13वां प्रश्न हमारा। 13वां प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो कौशल सीखने की सबसे पहली अवस्था क्या होती है, व्याख्या करना, आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का मतलब क्या होता है, इमिटेस, क्या कर लेना, मतलब खुद में इस चीज़ को समाहित कर लेना, या लंपन, या फिर क्या है, अनुकरण है। तो देखिए कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण होता है, इमिटेशन होता है। ठीक है, और बच्चे सबसे ज़्यादा किसके द्वारा सीखते हैं, इमिटेशन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। 14वां प्रश्न है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, किसका, मानसिक आयु का। तो थानडाइक ने, गिलफोर्ड ने, स्टीवरमैन ने या फिर विनय साइमन ने। तो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण इन्होंने भी किया था, और कब किया था, 1905 में किया हुआ था। कब किया था, 1905। वही प्रश्न पूछा है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, विनय साइमन ने। कब किया था, 1905 में। डेट भी पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। और इन्हें 2 भागों में बांटा था। एक क्या है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, यानी कि इंडिविजुअल, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे IIT आप शॉर्ट में कह सकते हैं। और क्या है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि ग्रुप इंटेलिजेंट और टेस्ट। ये 2 भागों में बांटा हुआ था विनय साइमन ने, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण किसने किया है, तो किसने किया है, विनय साइमन ने किया हुआ है। 15वां प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, कौन सी है, सबसे बढ़िया है शैशवावस्था। देखिए शैशवावस्था सबसे पहले जान लीजिए, 0 से कितने वर्ष तक होती है, 6 वर्ष, यानी कि 0 से 6 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे बेस्ट विधि कौन सी होगी पढ़ाने की, तो देखिए मॉन्टेसरी विधि भी है, खेल विधि भी है, और किंडरगार्टन विधि, यानी कि तीनों ही क्या है, सही हैं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न हमारा, 16वां प्रश्न है कि बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो बाल विकास में क्या होता है, प्रक्रिया पर भी बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन भी होता है। बाल विकास में कहाँ से कहाँ तक का, याद रखिएगा, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का ही होता है। और यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, यानी कि इसका अध्ययन क्षेत्र कहाँ तक है, बाल विकास का, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बिल्कुल सही बात है।
वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, ये भी सही है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अब देखते हैं 18वें प्रश्न को। हमारा 18वां प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त जीव यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है, इसका सिद्धांत किसने दिया है? तो बहुत ही फेमस सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। किसका है यह? तो लेमार्क का है, हैरिसन का है, डार्विन का है या मैकडूगल का है? तो किसने? मैकडूगल ने आवश्यकताओं का, मास्लो ने आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया था। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति कितने प्रकार की? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी मैकडूगल ने। और बात करें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, डार्विन का, यानी कि जो सर्वाइव कर पाएगा वही जी पाएगा, ठीक है, यानी कि सर्वोत्तम जीविता की बात किया है इन्होंने। 19वां प्रश्न है, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, ऊपर भी प्रश्न आ चुका है इससे संबंधित। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण दिया है, क्या दिया है इन्होंने? बुद्धि परीक्षण दिया है। वो भी कौन सा बुद्धि परीक्षण? देखिए इसमें आपको थोड़ा सा आपको क्या किया है, उलझाया है कि सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का। तो विनय साइमन ने सामान्य बुद्धि परीक्षण किया हुआ था। क्या? सामान्य बुद्धि परीक्षण कब किया था इन्होंने? 1905 में किया हुआ था। कितने प्रकार के बुद्धि परीक्षण? 2 प्रकार के, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको इस क्लास में ही आपको याद हो जाएंगी, बस क्लास के साथ कंटिन्यू बने रहिए और आप यूपी टेट में देखेंगे हर सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम मार्क्स करके आएंगे। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से हैं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक? देखिए तो क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक योग्यता है, थकान है। तो ये संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाली ये सभी कारक हैं, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका? देखिए कथन वाले क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको एकदम एक अलग से नोट्स बना के कॉपी में आप इसको याद करिएगा कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। यह किसने कहा हुआ है? तो यह किसका कथन है? हरलॉक का। किसका है? हरलॉक का। ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं 23वां प्रश्न, वाणी दोष नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वाणी दोष नहीं है? तो देखते हैं कौन सा वाणी दोष नहीं है। एक प्रश्न हमको लग रहा है 22वां प्रश्न छूट गया है, हाँ 22वां प्रश्न छूट रहा था। सीखने का सही उपयुक्त अर्थ है, तो सीखने का सही उपयुक्त अर्थ क्या है? कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिवर्तन या व्यक्तिगत समायोजन। तो सीखने का सही अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, आपके जो व्यवहार हैं उसमें परिवर्तन आए, वही सीखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 23वां प्रश्न है, वाणी दोष नहीं है, तो क्या वाणी दोष नहीं है? ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ये तो है। धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना तुतलाना भी है। तीव्र और स्पष्ट वाणी है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। धीमी या तेज गति से बोलना यह वाणी दोष नहीं है, ठीक है। 24वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो देखते हैं कौन सी है। मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, बिल्कुल नहीं। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना या उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर है कि अध्यापक जो है उन मूल्यों को अपने व्यवहार में क्या करे? स्थापित करे, तो बच्चा उससे प्रभावित होगा और वो भी अच्छा व्यवहार करेगा, ठीक है। 25वां प्रश्न हमारा है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो क्या मूल्यों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? आध्यात्मिक मूल्य, धन केवल प्रकरण या धनार्जन मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। तो कौन सा? ऑप्शन बी राइट आंसर है, यही नहीं है। मूल्यों में आध्यात्मिक मूल्य है, नैतिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य नहीं कि धनार्जन का मूल्य, यह मूल्यों के वर्गीकरण में नहीं है। 26वां प्रश्न हमारा है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, तो कौन सा है? सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक है, ठीक है। 27वां प्रश्न देखते हैं, आत्मकेंद्री व्यक्ति होता है, यानी कि जो ईगोसेंट्रिक होता है, आत्मकेंद्रित होता है, वो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर होता है। कैसा होता है? तो जो ईगोसेंट्रिक होते हैं या फिर इन्हें हम आत्मकेंद्रित होते हैं, ये कैसे होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी का मतलब क्या? इंट्रोवर्ट इसको हम कहते हैं, पूछा गया। देखिए आप लोग इंग्लिश टर्म भी याद रखिएगा कि अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, यानी कि जो इंट्रोवर्ट व्यक्ति होता है, अंतर्मुखी होता है, वो खुद में अंदर ही अंदर अपनी समस्याओं के प्रति, अपनी जो भी चीज़ें रहती हैं वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। लेकिन जो बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट होता है वो भैया क्या करता है? समाज के हर व्यक्ति से क्या करता है? अपना संबंध रखता है और सामाजिक मुद्दों पर अपनी
खुल के राय भी रखता है। उभयमुखी क्या होते हैं? तो उभयमुखी जो जिसको हम क्या कहते हैं, एम्बीवर्ट कहते हैं उभयमुखी को। अब देखिए, अंतर्मुखी व्यक्ति लज्जाशील, संकोची होते हैं, एकांतप्रिय, मितभाषी, कम बोलते हैं, भविष्य केंद्रित होते हैं, सतर्क, शांत, आत्म केंद्रित और आत्मचिंतक होते हैं। ये अंतर्मुखी। देखिए, पूछा जा सकता है कि अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? संकोची, लज्जाशील होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28वें प्रश्न को। 28वां प्रश्न है, अपने लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कैसा होता है? तो कैसा होता है? अपने ऊर्जा बल या लिबिडो कहते हैं उसको। ठीक है, तो इसको बाहर की ओर व्यक्त करने वाले व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं? तो ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व या धार्मिक। तो कौन कैसे होते हैं? एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी पर्सनालिटी के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 29वां प्रश्न है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे उसके लिए? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या उससे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? तो क्या करेंगे? अगर एक कक्षा 4 का बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित है तो स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे के जानेंगे कि वो क्यों कुंठित रहता है। हो सकता है उसके सब्जेक्ट में कम कमांड हो सकता है पारिवारिक कुछ चिंता हो, तो आप उसके लिए परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है 30वां प्रश्न, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या फिर परिपक्वता का सिद्धांत? देखिए, भाषा विकास का सिद्धांत व अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुकरण का भी सिद्धांत है, परिपक्वता का सिद्धांत है, लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।